नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको आज दिन भर से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रधानमंत्री ने किया उद्घाटन। 65 वर्षों बाद देश में हो रहा है सम्मेलन। प्रधानमंत्री ने कहा, भारतीय कृषि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के मद्देनजर तकनीक और अनुसंधान के साथ है तैयार। पांचवें दिन वायनाड में लापता लोगों की खोज का अभियान हुआ तेज। सेना ले रही है स्नीफर डॉग्स, ड्रोन और रडार की मदद। प्रसिद्ध अभिनेता मोहनलाल ने पीड़ितों से की मुलाकात। मुख्यमंत्री ने पुनर्वास को लेकर नए टाउनशिप की कही बात। हिमाचल रामपुर समेत में संभाली सेना ने राहत बचाव की कमान। बुधवार रात बादल फटने से समेज और बागी पुल के 36 लोग हैं लापता। नहीं मिला अभी तक कोई सुराग। उत्तराखंड के केदारनाथ में भी जारी है बचाव अभियान। महाराष्ट्र के पुणे, पालघर और सतारा जिले में रविवार को रेड अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक कम दबाव के चलते भारी बारिश की संभावना। एहतियात के तौर पर सेना की दक्षिणी कमान तैनात। अयोध्या में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में सख्ती। आरोपित मोईद खान के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। बसपा प्रमुख मायावती ने कार्रवाई का किया समर्थन। भाजपा का दल रविवार को करेगा पीड़िता से मुलाकात। और दीपिका क्वार्टर फाइनल में हारी, खत्म हुई पदक की उम्मीद। महिला तीरंदाजी की एकल स्पर्धा में साउथ कोरिया की सुहयोन से मिली हार। मनु भाकर से फिसला ऐतिहासिक हैट्रिक वाला पदक। 25 मीटर एयर पिस्टल में पाया चौथा स्थान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह सम्मेलन भारत में 6 दशक बाद आयोजित किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम किसानों के जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से सुधारों और उपायों के साथ कृषि क्षेत्र को मजबूत कर रहे हैं। भारत में कृषि से जुड़ी शिक्षा और अनुसंधान से जुड़ा एक मजबूत इकोसिस्टम बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन का विषय टिकाऊ कृषि खाद्य प्रणालियों के लिए परिवर्तन है। इसमें 75 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कृषि क्षेत्र में भारत में हुई प्रगति का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि जब पिछली बार कृषि अर्थशास्त्रियों का सम्मेलन भारत में हुआ था, तब का समय चुनौतियों से भरा था। आज भारत कृषि और खाद्य सुरक्षा के मामले में दुनिया को राह दिखा रहा है। आज भारत एक फूड सरप्लस देश है। आज भारत दूध, दाल और मसालों का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। भारत फूड ग्रेन, फ्रूट्स, वेजिटेबल, कॉटन, शुगर, टी, फ्रेम्ड फिश, इनका दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। प्रधानमंत्री ने भारतीय ज्ञान परंपरा में कृषि को लेकर रचे गए ग्रंथों का भी उल्लेख किया। पीएम ने कहा कि ये ग्रंथ दिखाते हैं कि भारतीय कृषि परंपरा में विज्ञान और तर्क को प्राथमिकता दी जाती रही है। प्रधानमंत्री ने कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का केंद्र बताया। इस साल के बजट में भी बहुत बड़ा फोकस सस्टेनेबल फार्मिंग और क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग पर है। हम अपने किसानों को सपोर्ट करने के लिए एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं। भारत का बहुत जोर क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप से जुड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर है। बीते 10 सालों में हमने करीब 1900 नई क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटी अपने किसानों को दी है। पीएम ने कहा कि आज विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा एक किसान नेता सरदार पटेल की है।
पीएम ने पिछले एक दशक में कृषि एवं किसान कल्याण की दिशा में उठाए गए कदमों का भी उल्लेख किया। आज एक किसान सॉइल हेल्थ कार्ड्स की मदद से ये जान सकता है कि उसे क्या उगाना है। वो सोलर पावर की मदद से पंप चलाता है और वेस्टलैंड में सोलर फार्मिंग से भी कमाता है। वो ई-नैम यानी भारत के डिजिटल एग्रीकल्चर मार्केट के द्वारा अपनी पैदावार को बेच सकता है। वो किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग करता है। वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से अपनी फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। किसानों से लेकर एग्री टेक स्टार्टअप्स तक, नेचुरल फार्मिंग से लेकर के फार्म स्टे और फार्म टू टेबल की व्यवस्था तक भारत में कृषि और उससे जुड़े सेक्टर्स लगातार फॉर्मलाइज हो रहे हैं। कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन और बढ़ती उत्पादन लागत जैसी वैश्विक चुनौतियों पर मंथन हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्री संघ द्वारा आयोजित ये त्रिवार्षिक सम्मेलन 7 अगस्त तक चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वायनाड भूस्खलन में मरने वालों की संख्या शनिवार को 218 तक पहुंच गई। अब भी कई लोगों के मलबे में फंसे होने की खबर है। इस बीच राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। लापता लोगों को ढूंढने के लिए कई तरीके अपनाए जा रहे हैं। 5 दिन से लगातार वायनाड में लापता लोगों की खोजबीन जारी है। तबाही के मलबे में 206 लोग अभी भी लापता हैं। 1400 से ज्यादा राहत व बचाव कर्मी दिन रात काम कर रहे हैं। पूरे इलाके को 6 जोन में बांट करके काम किया जा रहा है। लापता लोगों की तलाश अब चलियार नदी क्षेत्र की ओर बढ़ा दी गई है। 5 are land zones and 1 is the river zone. So last 2 days we have been concentrating on the river zone, and all the river zones have been divided into various sectors, police station based, along with the police officers, forest, fire force, coast guard, and the local volunteers who know swimming are being used for this purpose. So far, as per the district administration information, they are getting calls for more than around 400 missings so far. चुरालमाला, मुद्दईकई, अट्टामाला इलाके में लोगों की तलाश में स्निफर डॉग के साथ साथ ड्रोन और रडार की मदद ली जा रही है। तटरक्षक, नौसेना, सेना, एनडीआरएफ, अग्निशमन और वन विभाग के कर्मी बचाव कार्य लगभग पूरा कर चुके हैं। अब सभी का लक्ष्य लोगों की तलाश करना है। So we need to get them out into longer term residential arrangements, rented homes or hostels or whatever, and the government has to take a role, and then we're all helping. 93 राहत कैंपों में 10,000 से ज्यादा लोग शरण लिए हुए हैं। पुनर्वास को लेकर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बताया कि लक्ष्य पूरी तरह से टाउनशिप के निर्माण का है और इसके लिए एक सुरक्षित जगह चिन्हित की जाएगी। मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 218 हो गया है। इसके अभी और भी बढ़ने की आशंका है। अनौपचारिक रूप से ये आंकड़ा 300 से ज्यादा का हो सकता है। आपदा इतनी बड़ी है कि अब राज्य सरकार घटना की तह में जाने की बात कर रही है। इसी के साथ मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि वायनाड में इतनी अधिक बारिश का अनुमान नहीं था। अब कोट्टायम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट चेंज को अत्यधिक बारिश को लेकर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं इस बीच केंद्र सरकार ने सार्वजनिक उपक्रम वाली बीमा कंपनियों को आपदा की इस घड़ी में जल्द से जल्द क्लेम का निपटान करने के निर्देश दिए हैं। वायनाड से नीरज और अजय जॉय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वायनाड में आई भयंकर आपदा में जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। इस त्रासदी को लेकर अब तक कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पर्यावरणविद और जानकार सवाल उठा रहे हैं कि जब वर्षों पहले इस तबाही की दस्तक हो रही थी, तब राज्य सरकार क्यों सोती रही। बेलगाम खनन और अंधाधुंध निर्माण की वजह से बिगड़ रहे हालात पर राज्य सरकार को लगातार चेताया जा रहा था। इन सब के बावजूद राज्य सरकार अपनी लापरवाही से इस तबाही को न्योता देती रही। कभी जहां जिंदगी की चहल पहल गूंजा करती थी, आज वहां दूर तक तबाही का मलबा और मौत का सन्नाटा बिखरा पड़ा है।
केरल के वायनाड में भूस्खलन अपने साथ सैकड़ों जीवन बहाकर ले जा चुका है। आपदा कितनी भयानक थी, इसका अंदाजा उसके पीछे छूटे निशानों से होता है। लेकिन ये आपदा आई कैसे? विनाश की भेंट चढ़े लोगों के परिजन, पर्यावरणविद और आम लोग, सबका यही सवाल है। सवाल उठ रहे हैं राज्य सरकार के उस रवैये पर जिसने वर्षों तक चेतावनियों की अनदेखी की। सवाल उठ रहे हैं प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के होते रहने देने पर। लोग पूछ रहे हैं तबाही की बार बार की दस्तक की तरफ से राज्य सरकार अनजान बनी क्यों बैठी रही। जिस क्षेत्र को लेकर वैज्ञानिक और पर्यावरणविद बार बार चेता रहे थे, वहां कदम उठाना तो दूर, बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य होने दिए गए। वैज्ञानिक और पर्यावरणविद वर्षों से चेतावनी दे रहे थे कि वायनाड और आसपास के जिलों में जारी अंधाधुंध उत्खनन आपदाओं को बुलावा देने जैसा है। इसके बावजूद राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण इस ताबड़तोड़ उत्खनन को अनुमति देता रहा। बार बार की चेतावनी के बावजूद राज्य सरकार ने मामले की संवेदनशीलता को नजरअंदाज किया और उसका परिणाम वायनाड में भयंकर भूस्खलन के रूप में सामने है। इस संदर्भ में बिना पर्यावरण प्रभाव आकलन, पारिस्थितिक रूप से नाजुक क्षेत्रों में ग्रेनाइट खदानों को पर्यावरणीय मंजूरी, बगैर अनुमति चल रही हजारों खदानों पर नियंत्रण में नाकामी, एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों पर अमल न करते हुए व्यापक खनन नीति से जुड़ी सिफारिशों को लागू न करना, मानसून के दौरान खनन गतिविधियों को रोकने के आदेशों के बावजूद राज्य सरकार द्वारा बारिश हल्की होते ही खनन की अनुमति देना, राज्य सरकार के ऐसे कदम रहे जिन्होंने हालात को और बिगाड़ दिया। हैरानी की बात है कि आपदा की चेतावनी केवल मौखिक रूप से ही नहीं मिल रही थी। पिछले कुछ वर्षों में ऐसे क्षेत्रों में बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं लगातार सामने आती रही। इसके बाद भी केरल की कांग्रेस और लेफ्ट सरकारें अपनी आंखें बंद ही किए रहीं। 1983 से 2015 के बीच केरल में भूस्खलन की 115 बड़ी घटनाएं हुई। इनमें 78 खनन क्षेत्र के 1 किलोमीटर की परिधि में थीं। खनन से पर्यावरण पर पड़े प्रभाव और 2018 की बाढ़ के बावजूद 147 नई खदानों को अनुमति दी गई। बाढ़ के बाद पुनर्वास योजना प्रभावी नहीं रही, इसलिए बड़ी संख्या में लोग आपदा जोखिम वाले क्षेत्रों से अलग हटकर नहीं बसाए गए। पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र कवलपारा के 10 किलोमीटर के दायरे में 33 खदानें चल रही थीं। 2019 में भूस्खलन में यहां 59 लोगों की जान चली गई। पर्यावरणविदों का कहना है कि आज वायनाड जिस आपदा का सामना कर रहा है, वो मानव निर्मित त्रासदी है। इसमें कांग्रेस और लेफ्ट की राज्य में एक के बाद एक आई सरकारें भरपूर रूप से शामिल हैं। राज्य सरकार द्वारा नियमों में बदलाव करके खनन आसान बनाना हो या फिर केंद्र की सलाह की अनदेखी करना, इस लापरवाही की कीमत सैकड़ों मासूम लोगों को अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ी है। 23 जुलाई को केरल सरकार को अर्ली वार्निंग भारत सरकार की ओर से दी गई थी। 23 जुलाई को 7 दिन फिर 24 को गई, फिर 25 को गई, 26 तारीख को मान्यवर ये कहा गया कि 20 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी, भारी वर्षा होगी, लैंडस्लाइड होने की संभावना है, मड भी रस होकर आ सकता है और लोग इसके अंदर दबकर मर भी सकते हैं। खनन के साथ साथ वायनाड में पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों में बेहिसाब निर्माण कार्य भी हादसे की बड़ी वजह माना जा रहा है। हर वर्ष वायनाड में 12,000 से अधिक नई इमारतों का निर्माण हो रहा है। अकेले कलपट्टा ब्लॉक में 2021-22 में 3,662 नई इमारतों का निर्माण हुआ। निर्माण कार्य की रफ्तार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1950 के दशक में वायनाड का 85% हिस्सा वनों से ढका हुआ था। 2018 आते आते इस वन क्षेत्र का 62% हिस्सा गायब हो चुका है। वनों की इतनी भयंकर कटाई ने पूरे क्षेत्र में भूस्खलन और बाढ़ का भीषण संकट खड़ा कर दिया है। इसी की मानगी वायनाड में इस आपदा के दौरान देखी जा सकती है। सवाल केरल की सरकारों के साथ साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी उठ रहे हैं, जो पिछले 5 वर्ष वायनाड के सांसद रहे। वायनाड के लोग पूछ रहे हैं कि घटना के बाद वहां पहुंचे राहुल ने बीते 5 वर्ष क्या किया।
लोगों का यह आक्रोश उनके खिलाफ नारेबाजी के रूप में भी सामने आया। वहीं केरल सरकार पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा से जुड़ी नीति पर जन सुझाव मांग रही है। लोग पूछ रहे हैं कि इतनी भयंकर त्रासदी के बाद जागने का दिखावा करने वाली राज्य सरकार क्या इस तबाही का इंतजार कर रही थी? ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार और अब खबर हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में 31 जुलाई और 1 अगस्त की दरमियानी रात 3 जगहों पर बादल फटने से भारी तबाही हुई है। कुल्लू, शिमला और मंडी जिले में बादल फटने के बाद आई बाढ़ से अब तक कई लोगों की मौत हो गई है और 36 लोग लापता बताए जा रहे हैं। शिमला जिले के रामपुर का समेज गांव बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। वहीं उत्तराखंड में भी कुदरत का कहर जारी है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुदरत का कहर। आफत की बारिश से सहमा हिमाचल और उत्तराखंड। बादल फटने की घटनाओं में कई लोगों की मौत। बादल फटने और भूस्खलन से भयंकर तबाही। प्रभावित क्षेत्रों में बचाव अभियान तेज। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, मंडी और रामपुर में बादल फटने के बाद जबरदस्त तबाही हुई है। सैलाब में कुल्लू मनाली हाईवे बह गया है। मंडी से पंडोह के बीच में नेशनल हाईवे मलबा गिरने की वजह से बंद है। नेशनल हाईवे 5 मील, 6 मील और 9 मील पर बंद है। वहीं रामपुर के पास समेज गांव में बुधवार की रात बादल फटने की घटना में तबाही का मंजर चारों तरफ पसरा हुआ है। घटना के बाद 36 लोग लापता हैं, जिनका सुराग अभी तक नहीं मिला है। भारतीय सेना ने CISF, NDRF के साथ राहत और बचाव कार्य की कमान संभाल ली है। सेना के इंजीनियर टास्क फोर्स ने सड़क की मरम्मत करके उसे चालू कर दिया है। घटना स्थल पर सेना द्वारा एक चिकित्सा शिविर स्थापित किया गया है। करीब 80-90 नागरिकों को आवश्यक उपचार और प्राथमिक उपचार दिया गया है। एक 20 टन एक्सकवेटर हमने ऑलरेडी डिप्लॉय किया है। 5 और एक्सकवेटर्स यहाँ पे लेके आ रहे हैं और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और NDRF के साथ हम बहुत क्लोजली यहाँ काम कर रहे हैं, जिसमें कि सर्च ऑपरेशन में ज़्यादा से ज़्यादा बॉडीज़ को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हमने क्वाडकॉप्टर को भी यूज़ किया है इधर, और स्निफर डॉग्स भी हैं हमारे पास जो आर्मी के डॉग्स हैं। नदी के उस पार और इस पार आने जाने के लिए हमने एक फुट ब्रिज को लॉन्च किया था कल, जिसकी मदद से विलेजेस में आने जाने के लिए बहुत आसानी हुई है। NDRF, SDRF, CISF, ITBP, होमगार्ड्स, पुलिस जवान, सारे लोग जो हैं इसमें सर्च ऑपरेशन में चल रहे हैं। इसमें स्थानीय पंचायत और अब तो लंबा स्ट्रेच है ये 80-85 किलोमीटर का। वहाँ पर जहाँ पर भी पॉसिबिलिटी है, आप देख सकते हैं ड्रोन से भी सर्चिंग कर रहे हैं, बाइनोकुलर्स का यूज़ किया जा रहा है। अभी आर्मी से रिक्वेस्ट करके एक जो रेडार है उसको भी मंगवाया गया है। स्निफर डॉग्स का भी प्रयोग आज किया जाएगा, तो और बाकी जगहों में कुछ हैवी मशीनरी को इम्प्लांट किया जाएगा। शिमला के समेज खड्ड में आई तबाही ने कई घरों को उजाड़ दिया। अपनों के इंतजार में परिजन अभी भी समेज खड्ड के पास निराश बैठे हैं। इस बीच राज्य लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने समेज का दौरा किया। NDRF है, SDRF है, हमारी स्टेट पुलिस है, हमारे जो है होमगार्ड के जवान है, सब मिलकर इसमें रिलीफ वर्क कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने गृह मंत्री
श्री अमित शाह जी से भी इस विषय में बात करी है और हमें पूरा विश्वास है कि केंद्र सरकार से भी इसमें सहयोग मिलना चाहिए। करीबन 50 लोगों की मृत्यु, दुखद मृत्यु इस पूरे इलाके में केवल इसी साइट पर नहीं मगर जो और साइट्स भी है वहाँ पर हुई है। मगर जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशंस बढ़ेगा, जैसे जैसे बॉडीज रिट्रीव होगी, उसके बाद ही अधिकारी इसकी पुष्टि, ऑफिशियल पुष्टि जो है वो कर पाएंगे। उत्तराखंड, केदारनाथ और आसपास के इलाकों में फंसे तीर्थयात्रियों को बचाने के लिए रुद्रप्रयाग में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का संयुक्त राहत और बचाव अभियान जारी है। सोनप्रयाग में अभी स्थिति सामान्य है, हालांकि 8 से 9 जगहों पर भूस्खलन हुआ है। मुनकटिया से सोनप्रयाग के बीच पहाड़ी मार्ग से आज एसडीआरएफ टीम द्वारा 300 लोगों को रास्ता पार कराया जा चुका है। केदारनाथ धाम में फंसे श्रद्धालुओं को रेस्क्यू करने के लिए भारतीय सेना के चिन्हुक और MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद ली गई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की मदद से पैदल रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। अभी भी करीब 500 से ज्यादा श्रद्धालुओं के फंसे होने की सूचना है और सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। अभी जो है आज की बात करें तो 450 के करीब लोगों को आज भी हमने निकाला और पिछले 2 दिन में 6000 से ज़्यादा लोगों को जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सिविल प्रशासन ने मिल करके जो है निकाला है हम लोगों ने। बहुत चैलेंजिंग है। देखिए, रूट केवल एक ही है और वो भी जो है हाई एल्टीट्यूड एरिया है और आप देख रहे हैं बार बार डेब्रीज भी जो है बीच में गिरते जा रहा है। तो उसको देखते हुए, लेकिन चूंकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान जो है रोप रेस्क्यू टेक्निक में जो है ये ट्रेंड है फुल्ली, तो उसके जरिए जो हम लोगों को आराम से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा नेता अनिल बलूनी ने केदारनाथ में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ अधिकारियों से बातचीत की। वर्षा और भूस्खलन के कारण केदारनाथ यात्रा अगले आदेश तक रोक दी गई है। रुद्रप्रयाग प्रशासन ने तीर्थयात्रियों से मलबे हटाए जाने और सड़क की मरम्मत किए जाने तक इंतजार करने का आह्वान किया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से बात कर आपदा संबंधित राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में पुणे, पालघर और सातारा जिले के लिए मौसम विभाग ने रविवार को रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं ठाणे, मुंबई, नासिक, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं। मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए बुलेटिन के अनुसार पालघर, पुणे और सातारा में अत्यधिक बारिश होने की संभावना है। गौरतलब है कि पश्चिमी महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसका असर जनजीवन पर व्यापक रूप से पड़ा है। एहतियात के तौर पर जहां भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने कई जगहों पर मोर्चा संभाला हुआ है, तो वहीं एनडीआरएफ और अन्य एजेंसियां भी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी के साथ अलग अलग जगहों पर कैंप कर रही है। अयोध्या के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र में 12 साल की नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस सख्ती से पेश आ रही है। मुख्य आरोपित के अवैध निर्माण को पुलिस ने बुलडोजर से गिरा दिया। ये जो आरोपी व्यक्ति हैं उनके द्वारा सार्वजनिक तालाब और सार्वजनिक रास्ते को अतिक्रमित करके एक बेकरी बनाई गई है। तालाब की ज़मीन पर आने जाने का रास्ता बनाया गया है और रोड पर आप देख रहे होंगे एक मल्टी कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। हमारे राजस्व की टीम ने इसका चिन्हांकन किया था। प्राधिकरण और नगर पंचायत के द्वारा विधिक कार्रवाई के उपरांत जो भी अवैध अतिक्रमण करके ये बेकरी बनाई गई थी उसको आज डिमोलिश किया जा रहा है। जो रोड पर बिल्डिंग है वो भी सार्वजनिक रास्ते को अतिक्रमित करके बनाई गई है। उसको भी, चूंकि वहाँ पर अभी बैंक चल रहा है, पंजाब नेशनल बैंक, जैसे ही बैंक के द्वारा परिसर खाली किया जाएगा हम कानूनी प्रक्रिया के उपरांत उस परिसर को भी खाली कराएंगे। कार्रवाई को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि यूपी सरकार द्वारा अयोध्या में गैंग रेप केस में आरोपी के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्रवाई उचित, लेकिन सपा द्वारा यह कहना कि आरोपी का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, इसे क्या समझा जाए। जबकि सपा को यह भी बताना चाहिए कि उनकी सरकार में ऐसे आरोपियों के खिलाफ कितने डीएनए टेस्ट हुए हैं।
मुख्य आरोपित मोहित खान अयोध्या सपा सांसद अवधेश प्रसाद पासी का करीबी है। वह बीते 2 महीनों से नाबालिग के साथ अपने साथियों के साथ दुष्कर्म कर रहा था। वह भदरसा से सपा नगर अध्यक्ष भी है। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। मोहित खान और सपा की करीबी पर बड़े इंतजार के बाद सांसद ने अपनी चुप्पी तोड़ी और आरोपित मोहित खान का अप्रत्यक्ष रूप से बचाव करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए और डीएनए परीक्षण होना चाहिए। साथ ही मोहित खान की आपराधिक छवि से भी वो इनकार करते नजर आए। इनोसेंट को फंसाया न जाए और इसको और अच्छा आने के लिए डीएनए टेस्ट लगा लिया जाए, डीएनए टेस्ट करा लिया जाए। और वहीं अवधेश प्रसाद पासी के बयान का जवाब दिया उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने। उन्होंने अयोध्या में पीड़ित के घर पहुंच मुलाकात की। साथ ही स्पष्ट किया कि अपराधी कोई भी हो उस पर एक्शन होगा। आरोपी को फांसी मिलने तक न्याय की लड़ाई जारी रहेगी। अयोध्या में हुई नाबालिग बच्ची के साथ घटना पे हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता बाबूराम निषाद। उनसे बात करते हैं। निषाद जी, जो अयोध्या में घटना हुई उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत दुखी हूँ कि समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा उस मत्स्य कन्या का शील हरण हुआ है और लगातार बाहुबल और छलबल के आधार पर। अखिलेश यादव जी मैं पूछना चाहता हूं कि अखिलेश जी वो समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष है और कई महीने तक लड़की को घर में वीडियो बनाकर आपका उसका नौकर और वो स्वयं उसके साथ अत्याचार करता रहा। तमाम तरीके के साक्ष्य आ चुके हैं, उसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है और ज़्यादातर पूरा समाज कह रहा है कि गलत हुआ है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि डीएनए जांच होनी चाहिए। शर्म करनी चाहिए अखिलेश यादव। तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, इनका आधार ही है तुष्टीकरण। और ये पिछड़ों की और दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की और दलितों की बात करते हैं, लेकिन इनको ये कुचलते हैं, इनके हक और अधिकार लूटते हैं। मेरे साथ में नरेंद्र कश्यप, उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, हम कल जा रहे हैं। पूरी रिपोर्ट वहाँ लेकर आएंगे और आवश्यकता होगी तो मैं इसको राज्यसभा में भी बहस के लिए लाऊंगा। कैमरामैन शिव सुमन के साथ रजनीश त्रिपाठी, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज़, क्योंकि ये भरोसा है सच का। नमस्कार।